हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं रामतीर्थ भारती और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व। साथियों, यहाँ से भी मैंने देखा है पुराने क्वेश्चन एनालाइज करके कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी मैं क्लियर करा दूं। क्योंकि साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं यहाँ केवल वही टॉपिक शामिल करूंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि साथियों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बुक्स को एक तरफ से पढ़ें, और कभी भी एक तरफ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। कुछ टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो साथियों, जहाँ तक मेरी उम्मीद है और जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर आप लोग ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए साथियों, आप ओल्ड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करें, चाहे वो फर्स्ट पेपर की बात हो, चाहे वो सेकंड पेपर की बात हो। साथियों, जब आप पिछले प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या पूछे जा रहा है। क्योंकि साथियों, सेकंड पेपर में भी 10 टॉपिक होते हैं, 10 यूनिट होती हैं। जब आप उनको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से हिट हो रहा है। साथियों, क्वेश्चन रिपीट तो खैर कभी कभी होता है, जैसे कि इससे पहले मैंने मुद्रा पढ़ाया था, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो। 1% कह सकते हैं हम कि एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन साथियों ये सच्चाई है कि टॉपिक ऑल टाइम रिपीट होता है। चाहे वो एक टॉपिक जून के एग्ज़ाम में पूछ लेगा, चाहे दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछ लेगा, या फिर एक साल नहीं पूछेगा तो अगले साल पूछ लेगा। मतलब टॉपिक जो है, कहने का मतलब ये है साथियों कि टॉपिक जो है रिपीट होता ही है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे फिलिप्स वक्र के बारे में। इसकी थ्योरी और पुराने प्रश्नों को देखेंगे हम और समझेंगे कि फिलिप्स वक्र क्या है। साथियों, चूँकि मैंने देखा 2019 में शायद एक क्वेश्चन है इसमें आया है, लेकिन 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो 2020 का मैंने पेपर एनालाइज नहीं किया है। अगर किसी को पता है कि 2020 में क्वेश्चन आया है तो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताए। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिलिप्स वक्र। साथियों, फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन 1958 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा किया गया। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर में संबंध बताता है। फिलिप्स ने ब्रिटेन में 1861 और 1957 की अवधि में मौद्रिक मजदूरी की दरों तथा बेरोजगारी की दरों में होने वाले परिवर्तनों के प्रतिशतों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और इसके आधार पर ये निष्कर्ष दिया कि बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी बढ़ने की दर के बीच विपरीत संबंध होता है। साथियों, जो फिलिप्स थे वो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1861 और 1957 के बीच टाइम पीरियड में ये अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक आनुभाविक रिसर्च की थी उस टाइम, और उस रिसर्च में ये निकल के आया था कि जो मजदूरी बढ़ने की दर है और जो बेरोजगारी की दर है उनके बीच क्या होता है, एक विपरीत संबंध होता है कि अगर बेरोजगारी कम होगी तो मजदूरी बढ़ेगी, और अगर बेरोजगारी अधिक होगी तो मजदूरी कम होगी। साथियों, बाद में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध दिखाने के लिए फिलिप्स वक्र का प्रयोग की जाने लगा। जैसा कि इसका मूल जो काम था, फिलिप्स वक्र का मूल जो रिसर्च थी, मूल जो खोज थी, वो बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी की दर के बीच थी कि अगर बेरोजगारी की दर कम होती है तो मुद्रा मजदूरी बढ़ती है, और अगर बेरोजगारी की दर अधिक होती है तो मुद्रा मजदूरी कम होती है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं,
लेकिन बाद में कुछ समय के बाद अर्थशास्त्रियों ने फिलिप्स वक्र का प्रयोग मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध दिखाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया। साथियों यहाँ ये साथियों एक वक्र है, इसको ही हम फिलिप्स वक्र कहते हैं। ये साथी फिलिप्स कर्व है, यह इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति की दर है, यह बेरोजगारी की दर है। तो साथियों देखेंगे कि फिलिप्स वक्र ए है साथियों, ये वाला जो है फिलिप्स वक्र है जो बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति की दर तथा मुद्रास्फीति में संबंध दिखाता है। नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र यह दर्शाता है कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ाकर कीमतों में वृद्धि, दर में कमी लाई जा सकती है या स्फीति का त्याग कर बदले में बेरोजगारी प्राप्त की जा सकती है। साथियों यहाँ जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, साथियों आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2% इन्फ्लेशन है, तो जो मजदूरी की दर है वो 6% है। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन 5% बढ़ाते हैं तो मजदूरी की दर 3% रह जाती है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसे हम बेरोजगारी की दर कहते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साथियों आगे हम बात करेंगे फिलिप्स वक्र पर, इसकी विशेषताएं की बात करेंगे साथियों कि फिलिप्स वक्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, फिलिप्स वक्र ने ये प्रदर्शित किया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ साथ रह सकते हैं। साथियों कहने का मतलब ये है कि एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रह सकते हैं, जैसा कि अभी जो फिलिप्स कर्व था उससे ये चीज़ प्रूफ हो रही है। नंबर 2, जिस अवधि का विश्लेषण फिलिप्स ने किया उस अवधि में मांग प्रेरक तत्व लागत वर्धक तत्व की अपेक्षा अधिक बलवान थे। साथियों जब फिलिप्स ने फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन किया था उस टाइम क्या था कि जो मांग प्रेरक तत्व था वो लागत वर्धक तत्व की अपेक्षा अधिक बलवान था। कहने का मतलब ये कि मांग प्रेरक तत्व ज़्यादा शक्तिशाली था लागत वर्धक तत्व की अपेक्षा। साथियों नंबर 3, इसकी विशेषता देख लेते हैं। फिलिप्स ने ये प्रदर्शित किया कि ब्रिटेन में बेरोजगारी की 5.1/2%। साथियों ये 5.1/2% इस तरह से लिखा है की दर मजदूरी की स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक थी तथा बेरोजगारी की 2.1/2% की दर मूल स्थिरता के लिए आवश्यक थी। साथियों अगली विशेषता देख लेते हैं। फिलिप्स ने ये सामने रखा कि मांग वृद्धि स्फीति की स्थिति को प्रतिबंधित मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, पर लागत वृद्धि स्फीति को नियंत्रित करने में ये नीतियां सफल नहीं होती हैं। मौद्रिक तथा राजकोषीय प्रतिबंध पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी सृजित कर मजदूरी वर्धित स्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो साथियों ये तो थी फिलिप्स वक्र की विशेषताएं। आगे देख लेते हैं फिलिप्स वक्र पर सैमुअल्सन तथा सोलो के क्या विचार थे, उनका क्या कहना था। साथियों सैमुअल्सन तथा सोलो ने फिलिप्स के विश्लेषण को बढ़ाकर बेरोजगारी के स्तर और कीमतों के स्तर में परिवर्तन की दर के बीच वस्तु विनिमय तक पहुंचाया। साथियों कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी और कीमत, साथियों बेरोजगारी और कीमत प्राइस ये क्या था, एक दूसरे के विनिमय थे। मतलब इसके बदले हम इसको घटा सकते हैं, इसके बदले हम इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब इन दोनों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, ट्रेड ऑफ। इस प्रकार फिलिप्स वक्र ये सुझाव देता है कि स्फीति को बढ़ाकर हमेशा बेरोजगारी का स्तर घटाया जा सकता है। साथ ही कहने का मतलब ये है कि हम इससे घटा रहे हैं बेरोजगारी को तो कीमत हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम स्फीति को बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी घट जाएगी, और अगर हम बेरोजगारी को घटाएंगे तो जो है स्फीति बढ़ जाएगी। तो साथ ही ये जो विचार था सैमुअल्सन तथा सोलो का विचार था। आगे देख लेते हैं फ्रीडमैन तथा
फेल्प्स का क्या विचार था फिलिप्स के वक्र के संबंध में। साथियों, बात करेंगे इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि फिलिप्स वक्र अल्पकाल से संबंध रखता है। साथियों, फ्रीडमैन जो थे और जो फेल्प्स थे ये कहते थे कि जो फिलिप्स वक्र है ये अल्पकाल से संबंध रखता है, क्योंकि दीर्घकाल में स्फीति तथा रोजगार में कोई वस्तु विनिमय ही नहीं होता है। ना तो हम रोजगार को घटाकर स्फीति को बढ़ा सकते हैं, दीर्घकाल की बात कर रहा हूँ साथियों, और ना ही स्फीति को घटाकर हम बेरोजगारी को बढ़ा सकते हैं। ये बात थी दीर्घकाल की, ये दीर्घकाल में लागू होता ही नहीं है, ये बात कही थी फ्रीडमैन ने। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ें, यही क्वेश्चन है। साथियों, इनका जो सिद्धांत था, फ्रीडमैन ने जो सिद्धांत दिया था और फेल्प्स ने फिलिप्स वक्र के बारे में, इनका ये सिद्धांत त्वरणवादी परिकल्पना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, त्वरणवादी परिकल्पना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका नाम आप ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की प्राकृतिक दर होती है जो प्रमुख रूप से अस्थायी बेरोजगारी से निर्मित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक दर होती है बेरोजगारी की, वो प्रमुख रूप से अस्थायी बेरोजगारी से निर्मित होती है। साथियों, एक अस्थायी बेरोजगारी का मतलब यहाँ ये है कि वो न तो स्थायी नहीं रह सकती, मतलब वो या तो घटेगी या बढ़ेगी, मतलब उसका जो वैल्यू है बेरोजगारी की या तो घटेगी या बढ़ेगी, मतलब स्थायी नहीं रह सकती, इक्वल नहीं रह सकती है वो। साथियों, इसलिए बेरोजगारी की प्राकृतिक दर ऐसी दर है जो पूर्ण रोजगार के अनुरूप होती है। इसलिए जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है वो पूर्ण रोजगार के अनुरूप होती है। फ्रीडमैन की परिकल्पना ये है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम के कारण ही मुद्रा मजदूरी बढ़ती है। इसके विपरीत मुद्रा मजदूरी तभी गिरती है जब बेरोजगारी प्राकृतिक दर से बढ़ जाती है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर बेरोजगारी प्राकृतिक दर से नीचे रहेगी तो मुद्रा मजदूरी नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे ही बेरोजगारी प्राकृतिक दर से नीचे गिरती है जैसे ही ऊपर बढ़ती है प्राकृतिक दर से, तो क्या होता है, मुद्रा मजदूरी गिर जाती है। साथियों, सीधी सी बात है कि जब मजदूर ज़्यादा होंगे तो उन्हें मजदूरी कम मिलेगी, और जब मजदूर कम होंगे तो उन्हें मजदूरी अधिक मिलेगी। जैसे साथियों, मांग का नियम था कि कीमत जब हाई होती है तो डिमांड कम होती है, कीमत जब ज़्यादा होती है तो डिमांड लो होती है। तो साथियों, ये मांग के नियम की तरह है कि जब मुद्रा मजदूरी गिरती है तो बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है वो बढ़ जाती है, और जब मुद्रा मजदूरी बढ़ती है तो बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है वह कम हो जाती है। साथियों, आगे बात कर लेते हैं। यदि बेरोजगारी प्राकृतिक दर से कम होगी तो फिलिप्स वक्र ऊपर की ओर मुड़ जाएगा और कीमत वृद्धि तीव्र गति से होगी। यदि प्राकृतिक दर की अपेक्षा बेरोजगारी अधिक होगी तो अल्पकालीन फिलिप्स वक्र नीचे को मुड़ जाएगा और कीमत वृद्धि मंद पड़ जाएगी। फ्रीडमैन की परिकल्पना के अनुसार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र अनुलंब होगा। इसका मतलब ये है कि अल्पकाल को छोड़कर दीर्घकाल में स्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध वस्तु विनिमय ही नहीं होता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो फिलिप्स वक्र है, ये फिलिप्स वक्र का सिद्धांत जो है केवल अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में ये लागू नहीं होता है, दीर्घकाल में ये काम ही नहीं करता है, दीर्घकाल में ये काम नहीं करता है। दीर्घकाल में इसका जो कर्व होता है, इसका जो वक्र होता है साथियों, इसका जो वक्र होता है वो अनुलंब होता है। कहने का मतलब वर्टिकल होता है, कोई ट्रेड ऑफ ही नहीं होगा वस्तु विनिमय के बीच, वस्तु विनिमय ही नहीं होगा स्फीति और बेरोजगारी के बीच। तो साथियों, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कि फिलिप्स वक्र से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन 2017 का लिया है हमने, 2019 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही 2018 में। 2020 का कोई साथी अगर मुझे ये सर्च करके बता दे कि क्वेश्चन आया है तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। बाकी साथियों, ये जो टॉपिक है 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। बात करते हैं क्वेश्चनों की। यदि आर्थिक अभिकर्ता
नीति परिवर्तनों का पूर्ण रूप से पूर्वानुमान लगा लेते हैं, और यदि मजदूरी सहित सभी कीमतें पूर्ण रूप से लोचशील हैं तो दीर्घकालिक अवधि में सही होगा। तो साथियों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कोई वस्तु विनिमय नहीं होता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि दीर्घकाल में जो फिलिप्स वक्र है वो काम नहीं करता है। आगे बात कर लेते हैं फिलिप्स वक्र के बारे में सही कथन है। फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध दिखाता है। साथियों, आगे बात करेंगे 2017 में ये क्वेश्चन और पूछा गया है, यदि वास्तविक बेरोजगारी की दर प्राकृतिक दर से नीचे है तो ये प्रत्याशा की जाएगी कि स्फीति की दर बढ़ेगी। साथियों, ये भी जो है आपको थ्योरी से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बात करेंगे साथियों 2015 में आए क्वेश्चनों की। फिलिप्स वक्र निम्न में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो साथियों, पहला जो ऑप्शन है कर और मुद्रास्फीति, दूसरा ऑप्शन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रा आपूर्ति और कुल लागत, उत्पादन का मूल्य और लागत। तो साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ कि फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध स्थापित करता है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों 2014 में क्वेश्चन आए थे, 2013 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फिलिप्स वक्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो साथियों, कीमत प्रत्याशा अनुकूली होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। जब मौद्रिक मजदूरी स्थिर होती है तो बेरोजगारी की दर 5/1/2 होती है और स्फीति की दर 2/1/2 होती है। ये आपको थ्योरी से क्लियर हो जाएगा। कीमत प्रत्याशा स्थिर होती है, फिलिप्स वक्र के इर्द गिर्द फंदा होता है। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और आया था 2014 में, कीमत प्रत्याशा स्थैतिक होती है, किसका 21 की किस वक्र से संबंध रखता है? तो शायद ये फिलिप्स वक्र से संबंध रखता है। आगे बात करेंगे साथियों 2012 में आए क्वेश्चनों की। फिलिप्स वक्र का मजदूरी स्फीति बेरोजगारी ट्रेड ऑफ निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो साथियों, स्थैतिक अपेक्षा परिकल्पना है, इस पर आधारित है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। साथियों, आगे बात करेंगे हम इसमें क्वेश्चन और आया था 2014 में, फिलिप्स मुद्रास्फीति बेरोजगारी ट्रेड ऑफ संबंध की विशेषता नहीं है। तो साथियों, बेरोजगारी की दर तथा मजदूरी की दर में परिवर्तन की दर के बीच अरैखिक प्रतिलोम संबंध होता है। साथियों, प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत इसका संबंध होता है। तो साथियों, ये जो ऑप्शन है सही है, क्योंकि मजदूरी की दर में और बेरोजगारी की दर में जो है ये विपरीत संबंध बताता है। साथियों, बेरोजगारी की दर और मजदूरी की दर या फिर स्फीति और बेरोजगारी, ये दोनों ही इन दोनों में संबंध बताता है। कहीं स्फीति और बेरोजगारी दे देगा, कहीं स्फीति और बेरोजगारी दे देगा, तथा कहीं मजदूरी की दर और बेरोजगारी दे देगा। साथियों, फिलिप्स वक्र के चार ओर प्रति दक्षामत फंदा होता है। साथियों, होता है, ये मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। नंबर 3, मुद्रा स्फीति बेरोजगारी संबंध पूर्वानुमेय होते हैं, ये बात भी सही है। नंबर 4, जब मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर स्थान बदलती है तो फिलिप्स वक्र भी स्थान बदलता है। नहीं साथियों, ये बात गलत है। साथियों, आगे क्वेश्चन बात करेंगे, ये अवधारणा कि मौद्रिक मजदूरी स्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध है, ये किसने प्रतिपादित किया था? साथियों, ये किया था फिलिप्स ने। तो साथियों, थैंक यू। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और साथियों ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और जो साथी मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।